मैं ना वो क्लास शुरू करो ना थोड़ी देर तक बच्चे भी आ सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी जो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, स्टील प्रॉपर्टीज है, डिजाइन लोड्स है, लोड फैक्टर्स है। अब स्टील प्रॉपर्टीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टील की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं या स्टील की जो इनहेरेंट जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उनके बारे में। एंड डिजाइन लोड्स हैं, हमारे लोड फैक्टर्स हैं। लोड्स हम पता है वाइल डिजाइनिंग भी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव लोड्स, डेड लोड्स, हमारे जो डायनामिक लोड्स होते हैं, अर्थक्वेक लोड्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन लोड्स के फैक्टर्स और उनकी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो वेटेजेस हम जो हमारे पास डिफरेंट डिजाइन मेथड्स हैं वी विल लर्न इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में हम करेंगे। एक जो एएसडी मेथड है जो हमारा पुराना मेथड है, एलआरएफडी जो हमारा नया मेथड है, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स एंड शेप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स। टाइप्स एंड शेप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स यहाँ पर क्यों है? एज वी नो के कंक्रीट में वाइल आरसीसी में हमें मतलब एक लेवरेज होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को जो है ना वो कास्ट कर सकते हैं, शटरिंग प्लेस करते हैं, वी पोर कंक्रीट इन दैट एंड हमें हर चीज का शेप मिल जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरल स्टील में इस तरह नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टील में वी आर बाउंड टू यूज द अवेलेबल शेप्स। हमारे पास डब्ल्यू शेप है, टी शेप है। शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि शेप्स कौन से होते हैं इसमें। और जो हमारे पास अमेरिकन AISC मैनुअल है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन का जो मैनुअल है, एक गाइड है इसमें सारे शेप्स की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उसकी जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज सब गिवन है। उन शेप्स को ही हम यूज करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड शेप्स हैं उनको यूज करना होता है। ठीक है, तो उन शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिकेशंस एंड डिजाइन कोड्स। स्पेसिफिकेशंस जो है आपकी गाइडलाइंस होती है बेसिकली डिजाइनिंग के लिए, जो कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। डिजाइन कोड भी आपको जो है वो बाउंड्रीज देता है, लिमिट्स देता है कि आपने डिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल इतनी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। सर्विसिबिलिटी लिमिट देता है, स्ट्रेंथ लिमिट देता है कोड आपको। सेफ्टी फैक्टर्स, सेफ्टी फैक्टर हर डिजाइन कोड में गिवन होते हैं, डिजाइन मेथड में गिवन होते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस दैट। स्ट्रक्चरल स्टील में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर के, आप उनको ले आते हैं एंड देन साइड पे आप उनको कनेक्ट करते हैं थ्रू द कनेक्शंस। So connection is the very complex and important thing in structural steel structures, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट पे तो हमारा कनेक्शन मोनोलिथिक होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो थ्रू शटरिंग वी अचीव इट, मोनोलिथिकल कनेक्शन होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल स्टील में इसको एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस गिवन है, क्योंकि आपको पता है या तो बोल्टेड होता है कनेक्शन, वेल्डेड, रिवेटेड पहले होते थे, अब रिवेट जो है वो नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुका है। तो अब इस वक्त वी आर प्रैक्टिसिंग बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस, हम इंशाल्लाह ताला उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट मेंबर्स को स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डिफरेंट मेंबर्स हमारे पास साइड पे मौजूद होते हैं एंड वी कनेक्ट देम टू गेट अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेंशन मेंबर्स जो है हमारे, उसमें टेंशन मेंबर्स इसमें हमने डिफरेंट जो कैटेगरीज की है ना वो फोर्सेस के हिसाब से की है। मेंबर शेप एनी शेप कैन बी एनीथिंग, डब्ल्यू शेप हो सकता है, टी शेप हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेसेस कौन सी उसमें होंगी, तो हमने उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करना है। पहले हम टेंशन मेंबर्स डिस्कस करेंगे। अब टेंशन मेंबर जिसमें प्योर एक्सियल टेंशन हो, लाइक ट्रस। ट्रस में आपको पता है मेंबर आइदर मेंबर्स आर टेंसाइल फोर्सेस और उनके ऊपर जो एक्सर्ट हो रही है या उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, तो उसकी डिजाइन और एनालिसिस ऑफ टेंशन मेंबर, जब टेंसाइल फोर्स हो किसी मेंबर में, स्ट्रक्चरल स्टील का कोई ऐसा कंपोनेंट जिसमें टेंशन है, हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड्स उसको कैसे पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेसेस इसके ऊपर आ रही है और उसको किस तरह से टैकल करना है। दैट इज टेंशन मेंबर्स की हम डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद है फ्लेक्सुरल मेंबर्स। यू वेरी वेल नो दैट हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किया है कि बीम्स और फ्लेक्सुरल मेंबर्स जिसमें बेंडिंग हो, फ्लेक्चर हो। ठीक है, अब इसमें आपकी जो बीम्स है, एक है लेटरली सपोर्टेड यानी थ्रू आउट द लेंथ उनको लेटरल सपोर्ट हो। ठीक है, और अनसपोर्टेड बीम्स है और उनके डिफ्लेक्शन चेक है, अब ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। कंप्रेशन मेंबर्स हैं, आपको पता है कॉलम्स और कंप्रेशन मेंबर्स, अब उसमें एक्सियल भी होते हैं, एसेंट्रिक भी होते हैं। एक्सियल से मुराद है जो कि आपके सेंट्रॉइड पे लोड एक्ट कर रहा हो, दोज आर एक्सियल कॉलम, जस्ट लाइक शॉर्ट कॉलम्स होते हैं आपके। ठीक है, जो बिलो द फाउंडेशन होते हैं, सॉरी बिलो द फाउंडेशन नहीं,
जो सब स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी अंडरग्राउंड जो होते हैं, ठीक है। और आपके जो लॉन्ग कॉलम्स है वो इसेंट्रिक कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी से क्या मुराद है कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, सॉरी सेंट्रॉइड जो है हमारा कॉलम का, उससे हटके कहीं पर लोड लग रहा हो, दैट इज इसेंट्रिसिटी। देन वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, ये पूरी कोर्स आउटलाइन है, कनेक्शंस है, टाइप्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स एंड रिवेट्स, फ्रिक्शन एंड बेयरिंग ट्रैक्स कनेक्शंस, कंटीन्यूअस बीम टू बीम एंड बीम टू कॉलम कनेक्शन, इंशाल्लाह ताला हम इन पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं, दोज आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। अच्छा, न्यू डिजाइन कोर्स पे हमारा क्या है, एक मैंने आपको बताया ASG मेथड है, अलाउबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड। ये जो पूरी ऊपर जो आप कहानी देख रहे हैं ना, ये हम उस पर डिस्कस करेंगे ASG पे। लेकिन इस आपके जो कोर्स आउटलाइन है इसमें सिंपली हमें गिवन है कि इंट्रोडक्शन टू LRFD मेथड, यानी लोड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड का इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह ताला ये हम हमारे जो शुरुआती लेक्चर्स हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन व्हाट कम्स, हमारे पास क्या आता है, बुक्स, व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर द कोर्स। हमारे पास ये सारे बुक्स हैं, ज़ाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की बुक्स मौजूद हैं, मैकॉर्मिक की बुक मौजूद है, आपके पास गैलॉर्ड की बुक मौजूद है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आई हैव हाईलाइटेड दिस बुक ऑन पर्पस कि विलियम टी सेगोई, ठीक है, विलियम टी सेगोई की ये जो बुक है, हम इंशाल्लाह ताला ये बुक यूज करेंगे। I have already uploaded this book on Google Drive, इसकी book and manual, I have uploaded both things। तो I hope कि आप लोगों ने वो देख ली होगी। ये this book you can download from there, क्योंकि ये जो हमारे जो lectures हैं, I have got lectures I'm preparing from this book। सेगोई की बुक से lectures prepare होंगे, आपका assignments भी इंशाल्लाह ताला उसी book में से होंगी। It is the very best book that I feel, that I recommend, it is the very best book, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्शन में हम, आपको पता है कि वेन एवर यू आर आस्क्ड टू डिजाइन एनीथिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है ना वो तो अलग चीज है। आपको कोई कहता है कि आप एक बीम डिजाइन करें, ठीक है, तो आपके जहन में क्या आता है कि बीम के ऊपर कौन से लोड लग रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्ट्रेसेस आ रही हैं, ठीक है, एंड देन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। आप उसको पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसको डिजाइन करेंगे। क्या आपका एम क्या है डिजाइनिंग का? टू प्रोड्यूस अ सेफ एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर इंजीनियर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं देखिए, क्योंकि देखिए इंजीनियर नोज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, ठीक है, इंजीनियर को पता है कि मेरा ये बीम है, इसके ऊपर ये लोड एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इस स्ट्रेंथ की कंक्रीट दूं और स्टील प्रोवाइड करूं तो इट विल बी सफिशिएंट कि मेरा बीम जो है इसको होल्ड करेगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा, जो आई एम वेरी सॉरी टू से रमजान ठेकेदार होगा, व्हाट ही विल डू कि वो कहेगा यार आप ऐसा करें ना, वो इकोनॉमी को नहीं देखेगा, ही विल कंसीडर ओनली सेफ्टी, ठीक है, और वो उसको ओवर डिजाइन कर देगा, ओवर रीइंफोर्स भी कर देगा या ओवर स्ट्रेंथ उसको कास्ट कर देगा ऑन द साइड, क्योंकि ही डजंट नो कि कौन इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो कितना लोड लग रहा है, कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, और उसको ये नहीं पता कि कितनी स्ट्रेंथ इसको इनफ है। लेकिन वी आर इंजीनियर्स, वी नो दैट के हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं मैकेनिक्स के। आपको पता है कि पहले भी स्ट्रक्चर्स बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई एनालिसिस प्रोसीजर नहीं था, स्टेप वाइज कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब से साइंटिफिक लॉज आए हैं, ठीक है, उन्होंने चीजों को हमारे लिए एक फिनोमिनल कर दिया, यानी स्टेप वाइज कर दिया कि पहले इसको एनालाइज करें। जस्ट लाइक हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में लोड एनालाइज करते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने उन्हीं लोड की मदद से स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया। स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद जाहिर सी बात है जो स्ट्रेस आपको प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रेस के अगेंस्ट आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। मींस स्ट्रक्चर शुड एटलीस्ट रेजिस्ट दैट स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग एक्टेड बाय द लोड। जो लोड की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रक्चर उसको तो एटलीस्ट रेजिस्ट करे ना, ये तो वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिजाइन की, ठीक है। आपको पता है कि जो स्टील है हमारा, वो एक ऐसा मटेरियल है कि उसके बगैर जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अधूरी है, ठीक है। स्टील सिर्फ अलोन, स्ट्रक्चरल स्टील तो आपने गेटर्स एंड टीआरस देखे होंगे, जनरली रूफ्स देखी होंगी, अब टाइल रूफ्स है, ठीक है, अपने घरों में, तो वो तो यूज होता ही है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो स्टील है वो इन कंपैरिजन, मतलब
कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। आप अगर रेलवे स्टेशन में जाकर देखें, वहां पर वुड एंड स्टील का एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इवन आपकी जो सीट्स हैं, जो सिटिंग सीट्स हैं, आपकी जो बेंचेस हैं रेलवे स्टेशन पे, वो आप देखें कि उसका जो फ्रेम है वो स्टील का है, उसके ऊपर वुड की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। अगर आप बैठे हो जाके कभी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, तो दैट इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील। उसके अलावा स्टील एंड कंक्रीट की आप अगर देखें, तो आपके जो ब्रिज डेक्स हैं आपके ऊपर, उनके ऊपर आप स्टील गेटर्स रखते हैं, उनके ऊपर ब्रिज के डेक को कास्ट करते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन है, कंक्रीट के साथ भी यूज होता है, वुड के साथ भी यूज होता है, और उसके अलावा बहुत सारे और कंपोजिट्स हैं और वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रक्चरल स्टील के? क्योंकि देखिए, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। आपको पता है कि स्टील जो है, स्ट्रक्चरल स्टील, वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी सीजन में इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कंक्रीट पोरिंग करनी है, अगर बारिश आ जाए, बारिश का भी आपको पता है मॉनसून सीजन इतना हैवी पाकिस्तान में गुजरा है, कराची में स्पेसिफिकली, तो वहां पर जो आपकी जो आरसीसी की जो पोरिंग है या कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है वो तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतने वेदर में तो आप कंक्रीट को कास्ट कर ही नहीं सकते। यू ऑल नो दैट उसका पानी उसमें आ जाएगा, ओवर वाटर सीमेंट रेशियो हो जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ या ब्लीडिंग हो जाएगी, कंक्रीट बह जाएगी, उसमें से मोटर जो है वो बह जाएगा। तो व्हाट विल हैपन कि आपका वो सीजन जो है वो आपको रोकेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल स्टील की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपके बोल्टेड कनेक्शंस हैं, यू कैन डू इट। आप कम टाइम में, कम टाइम कैसे कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्री फैब्रिकेटेड जो है ना आपके एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास शेप्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं उस स्पेसिफिक लेंथ के, आपके पास मौजूद होंगे, जस्ट आपने उनको कनेक्ट करना होता है और आप इसको किसी भी सीजन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो स्टील की जो और खासियत है, आपको पता है कि स्टील इज वेरी गुड एंड टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में। आपको कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में अच्छी है, टेंशन में अच्छी नहीं, लेकिन स्टील कंप्रेशन में भी बहुत अच्छा है। ठीक है। आपको अलाउ क्या करता है कि लार्ज स्पैन और बेस साइज, मतलब आप इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसकी ये जो फ्लेक्सुरल प्रॉपर्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको वो लार्ज स्पान्स के लिए अलाउ करता है कि आप लार्ज लेंथ आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेंबर हो उसके लिए लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू कंक्रीट आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट हो, उसमें अगर गलती हो जाए कहीं पर, तो आप समझते हैं कोई आर्किटेक्चरल चेंज हो सकता है उसमें? नेवर। आपको पता है कि मोनोलिथिक कनेक्शन है आरसीसी में और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, आप कभी भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नो वन वुड रिकमेंड, नो कोड और नो टेक्निकल प्रैक्टिस रिकमेंड कि आप जो आपका जो आरसीसी फ्रेम है आप उसको बैठ के जो है ना वो डैमेज करें या डेमोलिश करें। दैट इज नेवर रिकमेंडेड। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चरल स्टील में कहीं पर प्रॉब्लम है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, आपको शोरिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, एंड देन आप बोल्ट खोल सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को वहां से रिमूव कर दें। आर्किटेक्चरल चेंजेस जो है ना आपकी लाइफ टाइम, जिन्हें आप कभी भी जब भी चाहें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज द वेरी बिग बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील हमारा लाइट वेट है। आपको पता है कि जब आप कोई कॉलम है, एक जो आरसीसी स्ट्रक्चर फ्रेम का, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्रेम का जो कॉलम है वो हेवी होता है, उसके लिए आपको फाउंडेशन भी हैवी चाहिए। लेकिन स्टील जो है एज कंपेयर टू दैट स्ट्रेंथ भी देता है और लाइट वेट होता है, तो उसकी जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। आपको पता है कि स्टील जो है लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल तो है, लेकिन इट इज रिसाइकिलेबल आल्सो। रिसाइकिलेबल मींस आप उसको रिसाइकिल करके फिर यूज कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो, आपके हमने बचपन में देखा है, मैंने तो देखा है, होपफुली आप सबने देखा होगा कि जब हमारे पास लोग आते हैं, ये जो कपाड़ वाले आते हैं, अगर आप इनको पुरानी स्टील जो रीइंफोर्समेंट बार्स हैं, स्टील की बार्स है, पुराना स्टील है, आप इनको दें तो आप देखें इनकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ बेटा ले आओ, आपको जो ना वो कोशिश करेगा आपको अट्रैक्ट करे और आपसे वो चीज ले ले। आप क्या समझते हैं उस पुराने स्टील का उसने क्या करना है, यूज करना है जाके? वो तो छोटा छोटा पीस होता है, 2 फीट का पीस होता है, कोई 1 फीट का पीस होता है हमारे पास। वो जो बार्स होती हैं वो पड़ी होती हैं, उसको वो क्या करता है, देन ही सेल्स आउट, उसको रिसाइकलिंग के लिए वो प्रोडक्ट देता है। और आप देखें, आपको ये मटेरियल का है पोर्शन टाइप्स ऑफ स्टील, लेकिन आई एम जस्ट डिस्कसिंग। ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने ये कार्टून भी बना दिया है कि ही इज लुकिंग एट माइल्ड स्टील, मींस वी आर कंसर्न्ड विद माइल्ड स्टील। आप देखिए एक राफ्ट आयरन है, इसमें असल में पता है क्या है,
स्टील में जो उसकी जो स्ट्रेंथ और उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज को जो कंट्रोल करती है ना चीज, वो कार्बन है। आप देखें यहाँ पर माइल्ड स्टील आपकी कार्बन परसेंटेज क्या है, 0.2 to 2.5 है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कार्बन की कंटेंट बढ़ रही है, स्टील हाई स्ट्रेंथ स्टील, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम होगी। डक्टिलिटी से मुराद जिस तरह तलवार है, तलवार आपकी हाई स्ट्रेंथ स्टील की होती है, लेकिन जब तलवार टूटने पे आती है, जस्ट लाइक डक्टाइल मींस जिस तरह आपका जो बोर्ड का जो चौक होता है वो कैसे टक करके टूट जाता है, ठीक है, कोई वार्निंग पीरियड नहीं देता। जैसे आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे स्टील में, उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी लेकिन उसकी डक्टिलिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी यील्डिंग प्रॉपर्टी है उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो वार्निंग पीरियड नहीं देगा आपको। तो हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं कि शुड बी स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्ट्रेंथ हमें देता है लेकिन हमें डक्टिलिटी चाहिए, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स एंड वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। हम अगर हमें वो चीज चाहिए कि जो हमें वार्निंग पीरियड दे कि हम जो उसके जो डिस्ट्रक्टिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्टील है, हम आपको पता है, आपने आरसीसी पढ़ी है माशाल्लाह या पढ़ेंगे अभी, उसमें हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं हमेशा आरसीसी स्ट्रक्चर में। अंडर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, मींस आपका स्टील पहले फेल हो और कंक्रीट आपकी बाद में फेल हो, ठीक है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, हम माइल्ड स्टील यूज करेंगे। दिस इज नॉट कंसर्न ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये आपकी मटेरियल में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, और आप पढ़ना चाहते हैं तो मटेरियल इज वेरी अवेलेबल ऑन YouTube and also other sites, और books भी अवेलेबल है, you can read out, or if you have any confusion in this portion you can consult me, inshallah I will guide you further। हिस्ट्री क्या है स्टील की, लेट्स हैव अ लुक ओवर हिस्ट्री। वुड्स जो है एक स्टील है that is developed in that was developed in India around 300 before Christ, ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी मतलब आज अगर 2000 साल है तो 2300 साल पहले ये स्टील डेवलप हुआ था इंडिया में। एक डमेस्कस स्टील था जो सोर्ड्स के लिए यूज होता था। जापानीज जो है सोर्ड जो मेकिंग है, स्पेशल स्टील फोर्जिंग, आपको पता है जापानीज सोर्ड से मशहूर है, आप मूवीज भी देखते होंगे, ठीक है, ये बड़ी मशहूर है। आप ये देखें कि 5th सेंचुरी में बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ये जो ऑर्नामेंट से ब्रिज कंस्ट्रक्शन थे चाइना, मिडिल ईस्ट और इंडिया में शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट कास्ट आयरन ब्रिज है वो 1779 टू 1777 टू 1779 में बनी थी, ठीक है। और 1780 से 1820 तक बहुत सारी ब्रिजेस बनी है। अगर आपका अगर कभी सखर जाना हुआ हो तो लैंसडाउन ब्रिज आपकी स्ट्रक्चरल स्टील की ब्रिज है, बड़ी फेमस ब्रिज है सखर की, ठीक है। रोडी से अगर आपका ट्रेन में कभी जाना हुआ हो तो इट इज वेरी फेमस ब्रिज, तो आप उसको देखेंगे कि वो ब्रिज जो है दैट इज आल्सो एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर। अगर आप उसको देखिए तो आप यकीनन इंसान दंग रह जाता है कि उस वक्त इतना जो है वो इस पे स्टील पे काम हो चुका था। इसमें ये है कि हमारा जो स्टील है वो एक्सीलेंट है, बहुत टेंशन एंड कंप्रेशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्टील जो है वो थिन प्लेट से लाइक एलिमेंट्स होता है, इसमें बकलिंग का प्रॉब्लम होता है। एक होती है लोकल बकलिंग, एक होती है ओवरऑल बकलिंग, ठीक है। ओवरऑल बकलिंग एंड लोकल बकलिंग क्या है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओवरऑल बकलिंग से मतलब पूरा का पूरा जो आपका मेंबर है वो बकल करे। लोकल बकलिंग से मुराद है उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट बकल करे, पूरा बकल ना कर रहा हो, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपका डब्ल्यू शेप है, उसका फ्लैंज अगर बकल कर रहा हो तो वेब ना करे, अगर वेब बकल करे तो फ्लैंज बकल ना कर रहा हो। हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर्स में। इसके अलावा जो आपकी जो कनेक्शंस हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस के कनेक्शंस जो हैं वो आपके बड़े इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चरल स्टील में। दोज आर नॉट लाइक आरसीसी, ठीक है, इसमें इनको बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शंस। चाइना जो है कंज्यूमर ऑफ स्टील है, आपको पता है कि चाइना इज प्रोड्यूसिंग नाउअडेज कार्स एंड ऑल दीस थिंग्स, लैपटॉप्स, इवन हर इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दे आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। यूएस भी आपका लार्जेस्ट यूजर है वन सॉर्ट ऑफ, लेकिन चाइना हैज गॉट एडवांसमेंट इन दैट। जापान जो है, इट इज वर्थ टू नोट दैट जापान इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील।
और स्टील जो आपका मटेरियल है, रिमेंबर दिस थिंग, वो ऐसा मटेरियल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाला मटेरियल है, ठीक है। आप ये देखें कि जो मोर देन 60% ऑफ स्टील जो आपको मार्केट में मौजूद है, मतलब 60% जो मार्केट में आपके पास टोटल जो स्टॉक है स्टील का, उसका 60% जो है वो रिसाइकिल्ड होता है। अब आप अंदाजा लगाएं, उसका 60% आपका क्या होता है, रिसाइकिल्ड होता है। और जो सबसे जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात क्या है कि आप no matter how many times you recycle it, that does not affect the properties of steel. स्टील की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता। मतलब आप देखें अल्लाह ताला की शान, कुदरत की शान है, इस मटेरियल को अल्लाह ताला ने क्या कैपेसिटीज दी हैं कि आप जितनी दफा रिसाइकिल करें, इट डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज वही होती है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द नेचर। ये एक ब्लेसिंग है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि वी आर यूजिंग इन कंस्ट्रक्शन, पहले तो इस बल्कि वेपन्स में सब में यूज होता है, और आप इसको जितनी दफा चाहे रिसाइकिल करें लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। सो अब क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स है, मैं रीइंफोर्समेंट बार्स की बात नहीं कर रहा, जो सरिया जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल स्टील कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो शेप्स है स्ट्रक्चरल स्टील के, आप बेटर घरों में देखते हैं, टीआरस देखते हैं, ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी जो है वो आपको पता है कि दो प्रॉपर्टीज है। इसको रोलिंग से जो है, इसकी स्टील रोलिंग कहते हैं हम इसको। हम एक होती है आपकी हॉट रोलिंग, एक होती है आपकी कोल्ड रोलिंग, ठीक है। एक होते हैं आपके हॉट रोल्ड शेप्स, क्या शेप्स होते हैं, हॉट रोल्ड शेप्स, एक आपके होते हैं कोल्ड रोल्ड शेप्स, ठीक है। होती दोनों में रोलिंग है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, होती दोनों में रोलिंग है, लेकिन एक आप क्या करते हैं, एक आपकी हॉट होती है, एक आपकी कोल्ड, कोल्ड आप उसको रोलिंग करते हैं, एक आपकी क्या होती है, हॉट रोलिंग होती है, ठीक है। क्या होता है कि मिल में एक वन सेट ऑफ रोलर होता है जिसको हम स्टैंड कहते हैं, मुख्तलिफ स्टैंड से जो है वो आपका स्टील गुजरता है, जो आप थिकनेस उसमें रखते हैं वो जस्ट लाइक ड्रम्स होते हैं, वो चल रहे होते हैं और उसके बीच से वो पास होता है, तो वो आपका उसमें उस जो रिक्वायर्ड थिकनेस है उसमें आपका रिड्यूस होकर आपको मिलता है। अब इसमें आपको पता है कि जो अगर आपका स्टील हॉट हो, एक उसको रोलिंग करें, एक उसका टेम्परेचर वो जो लो हो, कोल्ड हो, तो उसको रोलिंग, कोल्ड जो रोल शेप्स होते हैं दोज आर वेरी वीक इन स्ट्रेंथ, जो हॉट रोल शेप्स होते हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग। वो हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मैं अब थोड़ा जो स्टील की जो प्रॉपर्टी है, माइल्ड स्टील की स्पेसिफिकली, उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये आप याद रखें कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो जो डिजाइनर है, जो इंजीनियर है, ही इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द मटेरियल प्रॉपर्टी। और किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, याद रखें, एक हमारा जो टूल है वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपका किसी भी मटेरियल का, दैट इज अ वेरी समरी कि वो मटेरियल किस तरह बिहेव कर रहा है। आपको किसी भी मटेरियल का बिहेवियर देखना है अगेंस्ट लोड, आप उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करें, तो आपको मटेरियल बता देगा कि व्हाट इज हैपनिंग टू। इस स्टील का, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम बिहेवियर देखेंगे कि लोड बढ़ाने पे, कम होने पे, लोड हटाने पे आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द मटेरियल। देखिए, हमें जब तक मटेरियल का बिहेवियर नहीं पता होगा ना, हम उसको डिजाइन में यूज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि यार अगर इसको लोड देकर लोड रिमूव करें, ऐसा तो नहीं लोड रिमूव करने से ही ये फेल हो जाता है, या ऐसा तो नहीं है कि लोड अगर हम तेजी से बढ़ाएं तो फेल हो जाए, या ऐसा तो नहीं है कि लोड अगर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं तो फेल हो जाए। तो मटेरियल की ये जो बिहेवियर है, ये जो मटेरियल का बिहेवियर है, वो हमें बहुत जरूरी है मालूम करना कि हाउ द मटेरियल इज बिहेविंग अंडर डिफरेंट लोड्स। आखिर वो डायनामिक, एक होते हैं आपके स्टैटिक लोड्स, ठीक है, एक होते हैं आपके डायनामिक लोड्स। डायनामिक लोड में कैसे बिहेव कर रहा है, स्टैटिक लोड में कैसे बिहेव कर रहा है, आपको पता है, अर्थक्वेक आते हैं, डायनामिक लोड है, विंड है, आपकी डायनामिक लोड है, हाउ दैट इफेक्ट्स। अगर आपका आपका फटीग है, आपको पता है फटीग रिपीटेड लोडिंग होती है, उस पर कैसे, क्योंकि देखिए जब तक ये हमारी किसी भी मटेरियल के बारे में स्टडी नहीं होगी ना, हम उसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज वेरी डेंजरस टू यूज जब तक हमें नहीं पता।
तो माइल्ड स्टील की जो प्रॉपर्टीज हैं हमें कैसे पता चले कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है अंडर स्टैटिक लोडिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोड हमारा जो है वो स्टैटिक लोड है, मतलब रेस्ट में है, ठीक है, डायनामिक लोड नहीं है। तो वी विल स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या इट्स बिहेवियर ऑन एक्सियल स्टैटिक लोडिंग। जो आपके एक्सियल टेंशन है, आप देखें यहाँ पे ये मशीन है आपकी यूटीएम, एक स्टील बार है यहाँ पे, ये दो जॉ है इसके, हम इसके ऊपर जो है लोड लगाएंगे एक्सियल टेंशन, ठीक है। ये यहाँ से स्ट्रेच करेगा, इसको यहाँ से स्ट्रेच करेगा, लाइक लेट मी ड्रॉ द एरो। ये आपका देखें, ये आपकी एक्सियल क्या है, टेंशन है, ठीक है, एक्सियल टेंशन है दैट इज गोइंग टू एक्सर्ट ओवर इट। ये हमारे सेशन का टाइम ओवर हुआ, वी विल कंटिन्यू आफ्टर इंशाल्लाह ताला। ये जैसे एंड होता है तो मैं अगेन लिंक भेजूंगा, सो प्लीज ज्वाइन द लेक्चर अगेन। थैंक यू।